हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था गैस्ट्रुलेशन का ही एक पार्ट था, विच इज़ फेट मैप, यानी कि जो संभावी आरेख चित्र थे वो कल की क्लास में हमने डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक विच इज़ गैस्ट्रुला भवन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको गैस्ट्रुलेशन, हिंदी में कहते हैं गैस्ट्रुला भवन। ठीक है, चलिए अब गैस्ट्रुला भवन क्या होता है। देखिए बेटा, एक हमने इससे पहले एक स्टेप पढ़ा था विच इज ब्लास्टुलेशन और कोरक भवन। ठीक है, तो कोरक भवन में क्या था कि जो भी आपका निषेचित जो एग था या जो निषेचित जो अंडा था वो इस प्रकार से जो था विदलन कर रहा था, विभाजन कर रहा था, जो भी कह लीजिए आप। तो इसमें क्या था कि कोरक भवन में क्या था कि भविष्य निर्धारित कर रहे थे हम कि इस भाग की कोशिकाएं हाथ बनाएंगी, पैर बनाएंगी और वॉट जितने भी बॉडी के पार्ट्स है वो बनाएंगी। तो गैस्ट्रुला भवन का मतलब ये होता है बेटा कि जो है ये अपने निर्देशित जो इनके स्थान होते हैं या जो निर्देशित इनका अंग होता है उसके निर्माण के लिए ये जो है एकदम से रेडी हो जाती है। और अगर प्रोसेस की बात करें हम तो ये जो प्रोसेस है अर्थात गैस्ट्रुला भवन की जो क्रिया है वो कोरक भवन से थोड़ी सी तेज होती है। कोरक भवन की क्रिया अगर हम ओवरऑल देखें तो वो एक स्लो प्रोसेस है, जबकि गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो एक फास्ट या फिर एक तीव्र क्रिया है। ठीक है, चलिए बात कर ले यदि हम इसकी परिभाषा की तो कोरक भवन गैस्ट्रुला भवन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोरक भवन से प्राप्त सभी कोरक खंड अर्थात ब्लास्टोमियर्स अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है, पूरी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि गैस्ट्रुला भवन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोरक भवन से प्राप्त सभी कोरक खंड अपने निर्दिष्ट स्थान यानी कि जो उनकी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन होती है, जिस भाग का निर्माण उन्हें करना होता है वहां तक वो पहुंच जाते हैं। अब यदि हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, किसकी बात करें हम, यदि बात करें हम वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो बेटा एक स्पेसिफिक एक विशेष गतियों के द्वारा होता है। एक विशेष गतियां उस कार्य को पूरा करती है। उन गतियों का नाम होता है बेटा आकार की संरचनात्मक गतियां। इंग्लिश में कह देते हैं इसको मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स। क्या कह देते हैं? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स। हिंदी में कहते हैं आकार की संरचनात्मक गतियां। ठीक है, यदि हम बात करें कशेरुकी प्राणियों की, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स की, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उनमें जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है वो एक विशेष गतियों के द्वारा पूर्ण होता है। कहने का अर्थ ये है कि ये जितने भी जो कोरक खंड हैं ये अपने निर्दिष्ट स्थानों पर कुछ विशेष गतियां करते हुए पहुंचते हैं, कुछ विशेष मूवमेंट्स करते हुए पहुंचते हैं जो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ही मिलते हैं। तो उन गतियों का विशेष नाम है विच इज मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स या फिर आकार की संरचनात्मक गतियां। चलिए अब यदि हम बात कर ले इन आकार की संरचनात्मक गतियों की, किसकी? आकार की संरचनात्मक गतियों की। तो ये गतियां क्या होती हैं, सबसे पहले किसने देखी, तो थोड़ा इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका गैस्ट्रुला भवन की जो क्रिया है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है? इन आकार की संरचनात्मक गतियों पे। ठीक है, आकार की संरचनात्मक गतियों पे। तो ये जो संरचनात्मक गतियां थी ये सबसे पहले 3 वैज्ञानिकों ने दी थी। उन वैज्ञानिकों का नाम था वोगट। ठीक है, वोगट कब आए थे? ये आए थे 1925 में। वोगट, ट्रिनकॉस तथा बैरल। वोगट, ट्रिनकॉस तथा
बैरल। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके इन जो ये जो गतियां हैं इनके बारे में बताया था। ठीक है, अगर आपको ईयर याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो वैज्ञानिकों का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले इन मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स यानी कि ये जो गतियां हैं इनके बारे में इन तीन वैज्ञानिकों ने बताया था, और इन तीन वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये जो गतियां होती हैं इसकी वजह से जो कोरक खंड होते हैं जो अपने निश्चित स्थान तक पहुंच पाते हैं। अब ये जो गतियां होती हैं इन तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार, सॉरी ये थे आपके 1969 में, ठीक है, इन तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार इन्होंने ये बताया कि गैस्ट्रोला भवन की जो क्रिया है वो पूरी की पूरी इन गतियों पे निर्भर करती है, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं बेटा वो कुछ विशेष गतियां करती हुई अपने निर्दिष्ट स्थानों पर पहुंचती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही फ्लुएंसी के साथ पहुंच जाती है, नहीं, वो विशेष प्रकार के मूवमेंट्स करती हैं। कुछ मूवमेंट्स तेज होते हैं, कुछ धीरे होते हैं, लुढ़क के जाती हैं, खिसक के जाती हैं। तो बेसिकली वो कौन कौन सी गतियां हैं, ठीक है, तो इन गतियों के उन्होंने विशेष दो प्रकार बताए। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ये जो कोरक खंड जो होते हैं ये कुछ विशेष गतियां करते हुए निर्दिष्ट स्थानों पर पहुंचते हैं, और ये जो गतियां होती हैं ये ओवरऑल दो प्रकार की हो सकती हैं। फर्स्ट इज एपीबोली, ठीक है, एपीबोली, इसका अन्य नाम है अध्यारोहण। क्या नाम है बेटा, या अध्यारोहण गतियां, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं तो एपीबोली का तो एपीबोली, और अध्यारोहण का एपीबॉलिक मूवमेंट्स। ठीक है, सेकंड थी बेटा इम्बोली, इम्बोली या एम्बोली, या इसका दूसरा नाम है अंतर्रोहण। सॉरी, कोशिश करिएगा बेटा कि इंग्लिश में ही नाम आप याद रख ले, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है चीज। ठीक है, एम्बोलिक मूवमेंट्स। चलिए, अब यदि हम बात कर ले कि ये एपीबोली और इम्बोली क्या है, तो ये जो एपीबोली या जो अध्यारोहण जो गतियां होती हैं, इस प्रकार की गतियां क्या होती हैं कि एक्टोडर्मल कोरक खंडों में पाई जाती हैं। किन में पाई जाती हैं, जो एक्टोडर्मल कोरक खंड होते हैं, यानी कि जो बाहर की तरफ, यानी कि जो एक्टोडर्म का निर्माण करते हैं, वहां तक कोरक खंडों के पहुंचने की जो गतियां होती हैं वो किस प्रकार की गतियां होती हैं, एपीबोली प्रकार की। ठीक है, और इस प्रकार की गतियों में क्या होता है कि अध्यारोहण नाम से पता चल रहा है आपको, एपीबोली का मतलब होता है बाहर से। तो इस प्रकार की गतियों में जो कोरक खंड होते हैं वो भ्रूण को बाहर की ओर से जो है वो घेर लेते हैं। और यही यदि हम बात करें इम्बोली की, तो इम्बोली नाम से ही आपको पता चल रहा है अंतर्रोहण, अंतर का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो ये क्या होते हैं, भ्रूण को अंदर की तरफ से घेर लेते हैं। इस प्रकार में तो आपके एक्टोडर्मल सेल्स बनती हैं, और इस प्रकार आपकी मीजोडर्मल और एंडोडर्मल जो होती हैं वो सेल्स बनती हैं। ठीक है, अब ये जो दो गतियां आप देख रहे हैं, इन दो गतियों के भी फर्दर डिवाइडेशन है। ठीक है, फर्दर इनके पार्ट्स है। देखिए, जो एपीबोली जो गति है ये आपके बेसिकली मिलती है, यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लें तो इस प्रकार की जो गतियां होती हैं जो भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती हैं, यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपको मिलती है एम्फीबियंस में, ठीक है, सॉरी एम्फिऑक्सिस में, और एम्फिऑक्सिस में, और हाँ ठीक है, एम्फीबियंस में। ठीक है, इस प्रकार के जीवों में जो गतियां आपको मिलती हैं, या फिर बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। ये बेटा मिलती इस प्रकार की गतियां आपको मिलती हैं टीलोलेसिथल एग में। कहाँ मिलती हैं, टीलोलेसिथल यानी कि बहुपीतकी अंडों में, जिनमें पीतक की मात्रा अधिक होती है। उस प्रकार के जीवों में जो गतियां होती हैं या जो मॉर्फोजेनिक जो मूवमेंट्स होते हैं वो एपीबोली प्रकार के होते हैं, अर्थात वो भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती है। ठीक है, तो यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एम्फिऑक्सिस, एम्फीबियंस एंड बहुपीत के अंडे, तो यानी कि बहुपीतकी का बेस्ट एग्जांपल है आपका चिक। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीन जो हैं आपके जीव, इनमें किस प्रकार की गतियां मिलती हैं, एपीबोली प्रकार की। अब यदि हम बात कर ले इम्बोली की, किसकी बात कर ले, यदि हम इम्बोली की,
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको। चलिए, अब यदि हम सेकेंडली हम बात कर लें इम्बोली, तो ये जो इम्बोली होती है बेटा, ये जो इम्बोली प्रकार की या जो अंतरोहण जो गतियां होती हैं, ये 7 प्रकार से होती हैं। कितने प्रकार से होती हैं? 7 प्रकार से होती हैं। अंतर वलन, अंतरवेशन, अंतरवलन, अंतरवेशन, अभिसरण, सीक्वेंस में आपको इनके नाम जो हैं वो, ये बेटा टोटल 7 तरह की गतियां करती हैं। बहु अंतरवलन, अपसरण, बहु अंतरवलन, अपसरण, विस्तरण और प्रसरण। ठीक है, ये सब गतियों के प्रकार हैं जो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। जो पूरा आपका गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है वो कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपको ये सारी गतियां पता होनी चाहिए कि ये जो गतियां हैं ये किस प्रकार से होती हैं, क्या कहना चाह रहा है इस जो गतियां हैं इनके पीछे। अब मैं आपको इनके इंग्लिश की टर्म्स भी बता देती हूँ, क्योंकि कई बच्चों को हिंदी में याद करने में तकलीफ होती है, तो इंग्लिश की जो टर्म्स है इसकी वो थोड़ी सी ईजी है, तो वो देख लेते हैं हम। इन्वेजिनेशन, इन्वॉल्यूशन, कन्वर्जेंस, और ये क्या हो जाएगा? पॉली इन्वर्जेंस, पॉली, और यहां से आ जाएगा इन्वेजिनेशन। ठीक है, पॉली ये का मतलब हो गया बहु, और इन्वेजिनेशन का मतलब हो गया अंतरवलन। अब बात कर ले अपसरण की, तो अपसरण को कहते हैं डाइवर्जेंस। विस्तरण को कहते हैं किसी भी चीज का फैलना, विस्तरण, विस्तार होना। डीलैमिनेशन या डीलैमिनाइड, और प्रसरण को कहते हैं एक्सटेंशन। प्रसरण का मतलब भी वही होता है, प्रसारण, यानी कि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा या आवश्यकता से अधिक जो है वो फैलना। तो ये बेसिक आपकी कितनी गतियां देखी हमने? 7 गतियां देखी। पहली है अंतरवलन यानी कि इन्वेजिनेशन, अंतरवेशन इन्वॉल्यूशन, अभिसरण कन्वर्जेंस, बहु अंतरवलन पॉली इन्वेजिनेशन, अपसरण अर्थात डाइवर्जेंस, विस्तरण डीलैमिनेशन एंड प्रसरण एक्सटेंशन। ठीक है, अब 1 बाय 1 आपको एक एक जो है गतियां पढ़नी है। इनमें जो ये जो बहु अंतरवलन है बेटा, ये जो बहु अंतरवलन 4th आप पढ़ रहे हैं, ये पुनः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एक ध्रुवीय, एक होता है बहुध्रुवीय। ठीक है, जो बहु अंतरवलन है ये आपका 2 प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय और बहुध्रुवीय। बाकी सब आपके 1 बाय 1 आपको स्टडी करके चलने हैं। और दूसरी चीज कि आपको इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं करना है, एक सीक्वेंस में ही इनको पढ़ने हैं। तो फटाफट से हम देख लेते हैं, जो सबसे पहला है हमारा अंतरवलन। ठीक है, अंतरवलन हम देख लेते हैं सबसे पहले कि अंतरवलन में ये क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल भी रटना नहीं है आपको, चीज को समझ के चलना है। देखिए बेटा, अंतरवलन, अंतर का मतलब होता है अंदर की तरफ, वलन का मतलब होता है कोई भी चीज जो घूम रही है, घूम के इसका अंदर की तरफ आना। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी एग है, तो उसमें ये अंदर की तरफ जो है कोशिकाएं जो होती हैं वो इस तरीके से कलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जब कोशिकाएं इस तरीके से कलेक्ट होती हैं तो वो एक स्थान पे आके थोड़ा सा, यहाँ पे आके थोड़ा सा इस तरीके से कॉइल्ड हो जाती है, मुड़ जाती हैं, और इस तरह ये विशेष रचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं अध्यंत्र। क्या कहते हैं? अध्यंत्र। आर्केंट्रॉन कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अध्यंत्र का जो ये बेटा जो टिप होती है, यानी कि जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, या फिर ये कह लीजिए आप कि जहां पे इसका अंत हो रहा है, ये
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं, ठीक है, ब्लास्टोपोर। क्या नाम दे दिया इसको, ब्लास्टोपोर, जिसके बेसिस पे आप एनिमल्स का कैटेगराइजेशन पढ़ते हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम, कि ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा है तो प्रोटोस्टोम, और ब्लास्टोपोर से एनस बन रहा है तो ड्यूटेरोस्टोम। वो किसके बेसिस पे होता है, इस ब्लास्टोपोर की प्रेजेंस के बेसिस पे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अंदर की ओर गति करती हैं और एक लेवल पे आके वो इस तरीके से कोइल्ड हो जाती हैं। तो ये जो कोइल्ड होती हुई जो ये जो रचना है, इसका नाम है अद्यांत्र, और इस अद्यांत्र की जो शुरुआत है उसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अंतर्वलन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंतर्वेशन। ठीक है, अंतर्वेशन। इन्वॉल्यूशन। अब ये इन्वॉल्यूशन क्या कहना चाह रहा है, देख लेते हैं। इसमें भी क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो पूरी तरफ अंदर की तरफ पूरा, इसमें तो क्या था कि ये गुहा की जैसी बना रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती है कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए भ्रूण है और इस प्रकार से ये चारों तरफ से ऐसे ऐसे, मतलब वेशित होती हुई, अंतर्वेशित होती हुई, कोइल्ड होती हुई अंदर इस प्रकार से पूरे भ्रूण को जो है वो घेर लेती हैं। और ये सारे भ्रूण के ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, कोरक खंड है। यानी कि कोरक खंड की जो कोशिकाएं होती हैं वो इस प्रकार से भ्रूण को चारों ओर से घेर लेती हैं, जिसको हम कहते हैं अंतर्वेशन। की कोशिकाओं का अंदर की तरफ वेशन यानी कि घूमकर और चारों तरफ से भ्रूण को या जो भी विकसित होता भ्रूण है उसको घेर लेना ही क्या कहलाता है, अंतर्वेशन। ठीक है, और इसमें भी जब ये इस तरह से बेटा कॉइल होती है तो इसमें भी जो है इस तरीके से रचना एक बन जाती है। ठीक है, ठीक है, वही इसको नाम दिया ब्लास्टोपोर, जो सेम हमने देखा। ठीक है, तो इसमें और इसमें बेसिकली अंतर क्या है कि इसमें भी कोशिका है, लेकिन इसमें ये अद्यांत्र और ये गुहा ब्लास्टोपोर इस तरीके से कंप्लीटली बनाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये पहले घूर्णन करती हुई चारों तरफ से घेरती हैं, घेरने के बाद में ये इस तरीके की रचना बनाती हैं। ठीक है, पहले की स्टेज में तो ये पूरे भ्रूण को चारों तरफ से घेरेंगी और फिर फर्दर आगे जब और इनमें डिवाइड होगा तो उसमें ये फिर ये इस तरह से गुहा का निर्माण करेंगी, जिसे ही क्या बोला है हमने, ब्लास्टोपोर। मतलब इसमें तो इनिशियल लेवल पे इसका बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और इसमें बेसिकली अंतर क्या है कि इसमें तो इनिशियल यानी कि प्रारंभिक अवस्था में ही आपको अद्यांत्र और ब्लास्टोपोर देखने मिल जाएगा, लेकिन इसमें शर्त ये है कि पहले जो कोशिकाएं हैं, कोरक खंड की जो कोशिकाएं हैं वो पहले भ्रूण को चारों तरफ से घेरेंगी, भ्रूण को चारों तरफ से घेरने के बाद में फिर वो इस तरीके से ब्लास्टोपोर का निर्माण करेंगी। ठीक है, अब यदि हम बात कर लें अभिसरण, थर्ड भी देख लेते हैं हम आज ही। अभिसरण इंग्लिश में कह देते हैं इसको कन्वर्जेंस। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, कन्वर्जेंस, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है कि इस चीज से दूसरी चीज में खुद को रूपांतरित कर लेना, खुद को कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो इस जो स्टेप में या इस प्रकार की गतियों में क्या होता है कि जो कोरक खंड की जो कोशिकाएं होती हैं वो कुछ ना कुछ कन्वर्जेंस या जो होता है कन्वर्ट होकर दिखाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य में मीजोडर्म का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, मीजोडर्म का निर्माण। तो ठीक है, मीजोडर्म इज फॉर्म्ड इन बिटवीन एक्टो एंड एंडो। ठीक है, मीजोडर्म नाम से पता चल रहा है आपको, मीजोडर्म, मीजो का मतलब होता है बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अभिसरण है, कन्वर्जेंस है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें कन्वर्ट होंगी। तो जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म की जो कोशिकाएं थी, इसमें तो एक्टोडर्म की एंडोडर्म की जो कोशिकाएं थी उनके बीच में मीजोडर्म का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार की गतियों में, अभिसरण में। ठीक है, इन्हीं के बीच में जो है मीजोडर्म का निर्माण हो जाता है। और
बस आज की क्लास में हम ये 3 जो हमने गतियां हैं वो देख ली है बेटा। कल की क्लास में जो आपकी 4 गतियां बच गई प्लस गैस्ट्रुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है, ये हमें देखना है और उसी के साथ हमारा चैप्टर जो है कल की क्लास में ओवर हो जाएगा। बेसिकली आपको इसमें ये याद रखना है बेटा, एपीबोली एंड इम्बोली। ठीक है, एपीबोली अपन ने देख लिया, इम्बोली के अंदर जो 7 स्टेप्स हैं आपको इन सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं करना है, पूरे को सीक्वेंस में ही पढ़ना है। ठीक है, और सीक्वेंस में ही याद रखना है, नाम के पीछे छुपे उसके अर्थ को जानेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 3 हमने आज देख लिए, अंतर्वलन, अंतर्वेशन और अभिसरण। नेक्स्ट जो 4 हमारे बच गए हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज कल ही इस टॉपिक को जो है हम खत्म कर देंगे। चलिए, आई होप कि जो भी मैंने आज आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।